हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम साइंस का कक्षा 10 का पेपर है। यदि आप मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली मैथ का पेपर हाफ ईयरली का नहीं देखे हैं और इंग्लिश का नहीं देखे तो आप हिंदी का नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और यदि पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुँचे, साथ ही आप हमें सपोर्ट भी कर पाएँ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। देखिए स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन हो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक समीकरण बनाया है Fe2O3 प्लस 2Al2 इज इक्वल टू Al2O3 2 प्लस 2Fi। एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को देख करके यह नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, यह ऑक्सीजन तो यथावत है, देख रहे हैं ना। एल्युमिनियम सिर्फ आ करके आयरन के स्थान पर चलाया और आयरन को हटाकर यहाँ कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन यहीं पर है, लेकिन यह जो एल्युमिनियम था इस आयरन को हटाया ना यहाँ पर। तो एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीली लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल का ये गुण होता है और उसका पीएच, अम्लों का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से कम होता है। पहले बात तो ये जान लें कि अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है और उदासीन विलेन की पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है, और जो क्षार होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, 14 तक। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, माने वह क्षार है। क्षार कब होगा, जब उसकी पीएच वैल्यू जो है ऊपर रहेगी, 7 से ऊपर रहेगी, यानी फोर्थ विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम, इसको तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल दें। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिल करके लवण तथा जल बनाती हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कि एक अम्ल हो, जैसे HCl आपका एक अम्ल है, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो NaCl बनाएगा, NaCl लवण हो गया आपका, साथ ही यह जो है H2O बना लेगा OH के साथ मिल करके। इसी प्रकार जब आप किसी अम्ल HCl की अभिक्रिया आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, क्षारों का प्रॉपर्टी है कि उसमें OH गुण छिपा होता है इसमें, और ये क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा, यहाँ 2 लगा है, MgCl2 बनाएगा प्लस वाटर, ठीक है। संतुलित में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें, यह दिया है 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। देखिए आर्द्र रोधी, आर्द्र का मतलब नमी, रोधी का मतलब रुकावट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस माने सीमेंट को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सीमेंट को जब हम लोग आर्द्र रोधी बर्तन में रख देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, ताकि वो नमी को अवशोषित नहीं करेगा, ठीक। तो यदि हम आर्द्र न करें, आर्द्र रोधी पात्र में उसको बंद करके न रखें तो क्या करेगा, वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेगा और जिप्सम बना लेगा, ठीक। और एक बार जब जिप्सम बन गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और वाटर के साथ वह जम नहीं पाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो बने हुए भोज्य पदार्थ हैं उनका विघटन होता है, ठीक। विघटित होकर के वो टूटते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है। वो ऊर्जा
रिलीज करती है, ऊर्जा निकालती है, तो ऊर्जा को निकालने वाली अपक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब इसमें जैसे हम लोग हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और हम लोग जो श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अब ये ऑक्सीडाइज करता है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये वाटर भी बनाता है और साथ ही साथ ढेर सारा ऊर्जा निकालता है जिससे हम अपनी एक्टिविटी करते हैं। यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ लिखना है। अभी आप लोगों ने देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे सूर्य बहुत बड़े ऊर्जा का भंडार है, सूर्य क्या करता है, ऊर्जा को रिलीज करता है। और जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे बर्फ को पिघलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जैसे हम लोग ये दहन ऊर्जा के अंतर्गत मान लेते हैं कि मीथेन जो होता है CH4 पर जब हम ऑक्सीजन से उसको जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्राप्त होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो होता है कि ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊष्मा वो कहाँ से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, इन दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। सनराइज की उपस्थिति में ये सन ऊर्जा को लेते हैं, ठीक, और ये भोजन बनाते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ढेर सारे इनके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। ये माइनस में होगा क्योंकि इनको ऊर्जा चाहिए अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 लिखा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। देखें, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और जैसे ही दही बनता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड बहुत ढेर सारे उत्पन्न होने लगते हैं और जो विलयन होता है वो अम्लीय हो जाता है, यानी कि पीएच वैल्यू उसकी जो होती है घट जाती है। अम्लीयता कब गुण आता है, जब पीएच वैल्यू कम हो, क्षारीयता पीएच वैल्यू अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो ये चारों विकल्पों में सिनेप्स होगा। सिनेप्स क्या होता है कि एक वहाँ पर श्रृंखला बन जाता है और सूचनाओं को आगे प्रेषित करता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन तो पादप हार्मोन है नहीं, थायरक्सिन है नहीं, एस्ट्रोजन है नहीं, ये मानव में पाए जाते हैं ये सब। साइटोकाइनेसिस क्या है, ये पादप हार्मोन है जो वृद्धि का काम करता है पौधों के। नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्पी दिया है, ये बायो का क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो किडनी होती है उत्सर्जन से संबंधित होती है। थर्ड विकल्प सही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का, तो जाइलम जल का फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है। तो जो वसा का पाचन होता है हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है और लीवर से जो भी हार्मोन्स और ये रासायनिक पदार्थ एंजाइम स्रावित होते हैं, खास करके जो हमारे अग्नाशय होता है वहाँ से लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है और जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से वहाँ से पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है 11वां का, जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम जो होता है पौधे में, यह जल और खनिज पदार्थों को दूसरे भागों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, बने हुए पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पूरे बॉडी में संचारित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर। देखिए, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं यह मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती हैं और यह स्वतः होती रहती है यह। और जैसे हृदय का धड़कना, सांस का रुकना, ठीक है, ये बगैर इच्छा के होती है। जबकि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है यह भी तो स्वतः ही होती है, लेकिन यह मेरुरज्जु से संपर्क कंट्रोल होती है, इसमें मस्तिष्क का कोई भूमिका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, पूछ रहा है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं थी। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु से रज्जु से स्वतः हो जाती हैं, कोई भी और अचानक ही होती हैं ये क्रियाएं, ठीक। हाँ, अब क्रिया जब हो जाती है तब वह मस्तिष्क को सूचित करती है।
अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है। एग्जाम्पल दे। जो पादप हार्मोन होते हैं पौधों में वृद्धि करते हैं, पौधों में फूल लाते हैं, पुष्पन लाते हैं, फल लाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी यानी कि रक्त की कमी, तो यहाँ पर एनीमिया डिफिशियंसी हो जाएगी। और रक्त तो पूरे शरीर का प्रमुख पार्ट होता है। यदि रक्त ही नहीं होगा तो तमाम जो पोषक पदार्थ हैं उनका संवहन नहीं हो सकेगा बॉडी में, भोजन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी भी दर्पण से कितनी ही दूरी क्यों न हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कैसा होता है? वो समतल दर्पण होता है। करेक्ट, पहला विकल्प सही है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो देखिए, अवतल दर्पण से यदि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने तो वह वस्तु जो होता है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होगी। थर्ड वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 4 विकल्प है, इसमें जो राइट होगा पच्छाभी द्वारा। पच्छाभी क्या है? ये सिलियरी मसल्स होती हैं जिसके संकुचन से हमारी जो अभिनेत्र लेंस होती है वो अपने आप को समायोजित करती है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के काफी समीप होते हैं हमारे आसपास, और इनसे ढेर सारे प्रकाश ऊर्जा निकलता है और पूरी प्रकाश हमारे नेत्रों में आती है और टोटल वैल्यू वहाँ पर निगलेक्ट मानी जाती है। अर्थात जो प्रकाश में परिवर्तन होता है 0 होता है, प्रकाश में परिवर्तन नहीं होता, जिससे टिमटिमाते नजर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा 25 सेमी निकट से भी कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाती। देखिए, हमारे शरीर की जो नेत्र है, नेत्र की जो क्षमता होती है, न्यूनतम क्षमता वही 25 होती है। इससे और अधिक निकट रखेंगे तो हमारी आँख के जो फोकस दूरी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। मांसपेशियाँ जो है उसमें तनाव आएगा और वस्तु धुंधला दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समतल दर्पण से +1 आवर्धन है, इसका क्या अर्थ है? +1 का मतलब m बराबर जो आई बटे वो होता है। आई माने प्रतिबिंब की भी लंबाई बराबर और आपके वस्तु की भी लंबाई बराबर, दोनों एक एक हो जाते हैं, यानी कि जो है वस्तु जो है सीधा और आभासी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 15 सेमी दूरी पर रखे किसी उत्तल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए जो U की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेमी है, वो आपका माइनस में होगा। और फोकस दूरी भी 15 सेमी दिया है, वह भी इधर माइनस में ही रहेगा फोकस दूरी भी। और वस्तु भी की प्रतिबिंब स्थिति पूछ रहा है, तो आप वही फार्मूला अपनाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसमें जब वैल्यू आप रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। v की वैल्यू -6 सेमी आएगी और वस्तु जो है आभासी तथा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, नेत्रों की फोकस दूरी को समायोजित करके जो नेत्र होता है किसी भी प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता रखता है, यही नेत्र की समंजन क्षमता है। इस दशा में चाहे वस्तु निकट हो चाहे दूर हो, अपने आप जो नेत्र होता है उसको फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का फिगर बनाइए। मानव नेत्र को आप चेक कर लेंगे अथवा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सो थैंक यू स्टूडेंट।